नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था डिजीज ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे डिजीज पैराट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ठीक है। पैराट्यूबरक्लोसिस डिजीज ये किस प्रकार की डिजीज होती है भाई? क्रोनिक टाइप की डिजीज होती है। क्रोनिक का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होती है। ठीक है, लंबे समय तक क्या होता है कि बॉडी में परसिस्ट करती है। और मेनली किसको अफेक्ट करती है? रूमिनेंट्स को अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? रूमिनेंट्स को। रूमिनेंट्स में भी किस पार्ट को करती है? इंटेस्टाइन पार्ट को मेनली अफेक्ट करती है। उसमें क्या करती है? इंटेस्टाइनल वॉल की क्या कर देगी? थिकनिंग को बढ़ा देगी और उसमें क्या कर देगी? कोरुगेशन। कोरुगेशन का मतलब क्या हो गया? बोलो, कोरुगेशन का मतलब क्या हो गया? रिजिज और फोल्ड्स बना देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। और इस डिजीज को डायग्नोस करना अर्ली स्टेज में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये क्या होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? लंबा होता है। प्रोलोंग इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। ठीक है। और किस प्रकार की डिजीज होती है? जूनोटिक डिजीज होती है। आपको यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करनी पड़ेगी। जो ये आपका क्वेश्चन आईसीआर एग्जाम में आया था 2023 में, आईसीएआर पीजी 2023 में ये क्वेश्चन आया था। थिकनिंग और कोरुगेशन किसके पैथोगोनोमिक लीजन्स है? पैरा ट्यूबरक्लोसिस के। आपको बता देंगे, लिख देते हैं ये क्या है? पैथोगोनोमिक लीजन्स है। किसके? पैरा ट्यूबरक्लोसिस के। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजी, ठीक है, इसमें अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? ईटियोलॉजी का नाम सुनते हैं पैरा ट्यूबरक्लोसिस की, माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरक्लोसिस। क्या आना चाहिए? माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरक्लोसिस। ये इसका क्या है भाई? पुराना नाम है। इसका नया नाम क्या है? मैप है। क्या है भाई? मैप। अब मैप क्या होता है ना, कंफ्यूज हो गए। मैप कुछ नहीं होता। मैप क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीसीज पैरा ट्यूबरक्लोसिस। चलिए मेरे साथ बोलिए, क्या होता है मैप? माइकोबैक्टीरियम एवियम सब स्पीसीज पैरा ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है। और अब इसके होस्ट की बात करते हैं। अभी मैंने बताया मेनली किसको अफेक्ट करती है? रूमिनेंट्स को अफेक्ट करती है। सीप, कैटल, गोट, बफेलो, इन सबको क्या करती है? अफेक्ट करती है। और उसमें भी मेनली किसको करती है? ओल्ड एज वालों को करती है। ठीक है। ओल्ड रूमिनेंट्स को ज्यादा अफेक्ट करती है। और हॉर्स और पिग की बात करें तो उनको ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, रेयर ही अफेक्ट करती है उनको। हॉर्स एंड पिग आर रेयरली अफेक्ट। ठीक है। तो चलिए साथियों, अब उसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं। देखो मेनली जो ट्रांसमिशन होता है, एक तो क्या हो गया? इनहेलेशन से हो गया। किससे हो गया? इनहेलेशन से हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? इंजेक्शन से हो गया। इंजेक्शन में हम क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इन्फेक्टेड हमने मिल्क पी लिया, इन्फेक्टेड फीड से या कंटेमिनेटेड फीड या वाटर से हो सकता है। दूसरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे आने से भी हो सकता है। मान लेते हैं हम किसी इन्फेक्टेड फीसिस वगैरह के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए तो भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। ठीक है। अब इसके हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है। मैंने इसको अलग अलग स्टेप में इसको डिवाइड कर दिया है, तो स्टेप वाइज हम इसको पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस में सबसे पहली क्या होती है? एंट्री। एंट्री दो तरीके से कर सकता हो। एक तो होता है एक्टिव रूट, दूसरा क्या होता है? पैसिव रूट। तो दोनों की बात करते हैं। पैसिव रूट का मतलब क्या हो गया भाई? पैसिव रूट का मतलब होता है भाई कंटेमिनेटेड फीड, वाटर और मिल्क के थ्रू अपनी बॉडी में एंटर कर रहा है, एनिमल की बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उसको पैसिव रूट बोल देंगे। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, इन्फेक्टेड स्पीशीज वगैरह के आने से, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक्टिव रूट बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे? एक्टिव रूट बोल देंगे। अब जो बैक्टीरिया है बॉडी में तो एंटर कर गया। बॉडी में एंटर करने के बाद वो कहाँ पे जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई? ग्लाइकोल प्रोटीन होता है। इंटेस्टाइन की वॉल पे क्या होता है? ग्लाइकोल प्रोटीन होता है। उस वॉल से जाके बैक्टीरिया क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। उस वॉल से जाके क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। अगर ये माइक्रोफोल्ड सेल भी आएंगे अभी आगे, उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आप ये समझो कि जो ग्लाइकोल प्रोटीन है, अगर इससे जाके अटैच हो गया तो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाता है, अपने आप को बचा लेता है, वहां जाके छुप जाता है बैक्टीरिया। ठीक है।
तो ग्लाइकोप्रोटीन पे जाके अटैच हो गया, वहां पे छुप गया, तो इम्यून सेल इसको मार नहीं पाएगी। वहां से फिर क्या होता है, ये एम सेल का रोल आता है। ठीक है, एम सेल क्या, एम सेल होती है क्या, पहले तो उसको देखते हैं। इंटेस्टाइन की एपिथेलियम में एक डोम शेप की सेल होती है, उभरा हुआ पार्ट होता है जिसमें ब्रश बॉर्डर लाइनिंग भी नहीं होती। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन में काम होती है, उस पे एम सेल पे ये नहीं होती है ब्रश बॉर्डर लाइनिंग, तो उससे इनको फायदा हो जाता है। इस चीज को ये क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, यही एम सेल, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफोर्ड सेल। यही सेल है जो क्या करती है, पैथोजन को एंटर करवाती है। क्या करवाती है, पैथोजन को एंटर करवाती है। कौन सी प्रोसेस से, ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस से। किससे, ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस से। ये क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया आके पहले ग्लाइकोप्रोटीन पे जाके अटैच होगा, छुपा लिया अपने आप को, फिर एम सेल के थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांससाइटोसिस, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है, वो सब एपिथेलियम सेल पे एंटर कर जाता है। कहां पे जाता हो, सब एपिथेलियल सेल पे चला जाता है। ठीक है, वहां पे पहुंच गया। अभी वहां पे क्या होता है, सब एपिथेलियम सेल में क्या होती है, मैक्रोफेज होती है। मैक्रोफेज होती है, क्या करती है, फॉरेन सब्सटेंस को इनगल्फ करती है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है। तो बैक्टीरिया वहां पे पहुंच गया सब एपिथेलियम लाइनिंग में। ठीक है, वहां पे किसको क्या मिलेगी, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या कर लेंगे, इसको इनगल्फ कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ करने के बाद भी मैक्रोफेज इसको मार नहीं पाती है, ये बचा लेता हुआ भी अपने आप को। और ये क्या करता है, मैक्रोफेज सेल को क्या करवाता है, डाई करवा देता है, और ऐसे इन्फेक्शन को क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है। मैक्रोफेज में गया, वहां पे अपने आप को इसने बचा लिया, वहां पे मैक्रोफेज इसको मार नहीं पाती है। ठीक है, हम मैक्रोफेज मार नहीं पाई, वहां जाके रैपिड मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है, उसके बाद फिर मैक्रोफेज को मार देता है, और ऐसे क्या हो जाता है, पूरे सब एपिथेलियम में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कहानी समझ आ गई होगी। एक इंटीग्रन प्रोटीन के और बारे में बताता हूँ, ये एम सेल में होता है। यही जो एम सेल पे क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये क्या करवाता है, जो बैक्टीरिया है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट करवा देता है। ठीक है, एक एपिथेलियम से दूसरे एक एपिथेलियम के इस साइड से दूसरे साइड में क्या करवा देता है, ट्रांसमिट करवा देता है। इंटीग्रन प्रोटीन ही करवाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया आपको, मैक्रोफेज में जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर मैक्रोफेज को ही मार देगा, फिर क्या कर देगा, ऐसे बैक्टीरिया पूरे सब एपिथेलियम में, इंटेस्टाइन में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, स्प्रेड होने के बाद जो इन्फेक्टेड सेल थी, अब बाकी दूसरे मैक्रोफेज भी तो, उनको भी तो जाके इन्फेक्ट करेगा। इन जो इन्फेक्टेड सेल थी, वो क्या सीक्रेट करवाती है, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। क्या सीक्रेट करवाएगी, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन और पॉलीसेक्राइड सीक्रेट करवाती है। इससे क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। क्या होती है, इससे इन्फ्लेमेशन होती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमेटस एंट्राइटिस। ये क्या होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। उससे क्या हो जाएगी, फिर इंटेस्टाइन की वॉल थिक हो जाएगी और एडिमा हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी भाई इसके पैथोजेनेसिस की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पैथोजेनेसिस समझ आई होगी। फिर भी एक बार डिक्टेट कर देता हूँ वापिस से। देखो, पैथोजेनेसिस में पहले क्या करेगा, बॉडी के अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ये जाता है इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन के जाने के बाद वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन पे जाके अटैच हो जाएगा और छुपा लेगा अपने आप को। छुपाने के बाद ये क्या करता है, किसका रोल प्ले होता है, अब एम सेल का रोल प्ले होता है। वहां पे क्या होती है, यही जो सेल्स होती है इंटेस्टाइन के एपिथेलियम पे डोम शेप की सेल होती है, जहाँ पे ब्रश बॉर्डर लाइनिंग नहीं होती। ठीक है, वे इन्हीं सेल को हम क्या बोलते हैं, एम सेल या माइक्रोफोर सेल होती है। ये क्या करती है, ट्रांससाइटोसिस प्रोसेस करवाती है। यही क्या करती है, बैक्टीरिया को एपिथेलियम में एंटर करवाती है। ठीक है, एपिथेलियम में एंटर करवाने के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस कहाँ पे पहुंच जाता है, सब एपिथेलियम मैक्रोफेज में पहुंच जाता है। वहां जाके आप मैक्रोफेज इसको इनगल्फ करते हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैक्रोफेज को ही मार देता है। ठीक है, मैक्रोफेज के मारने के बाद क्या करता है, बाकी जो मैक्रोफेज में एंटर करता है वहां पे क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन और पॉलीसैकेराइड क्या करवाते हैं, सिक्रेट करवाते हैं। इसी से क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, या ग्रेनुलोमेटस एंट्राइटिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें एडिमा और स्वेलिंग और क्या बोलते हैं, थिकनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी, पैथोजेनेसिस हो जाएगी। अभी हमने बात की पैथोजेनेसिस की, अभी इसके लीजन्स, क्लिनिकल साइन और इन सब की बातें करते हैं। बात करते हैं हम इसके लीजन्स के बारे में। ठीक है, देखो लीजन्स में जो जब इंट्रोडक्शन हुआ पैराट्यूबरकुलोसिस का, तो वही बताया था मैंने आपको ना, इसमें सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, इसका पैथोगनोमिक लीजन्स भी पढ़े थे हमने ना। उसमें मेन इसका फीचर क्या था, थिकनिंग ऑफ इंटेस्टिनल वॉल।
इंटेस्टाइन की वॉल क्या हो जाती है, इसमें थिक हो जाती है। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ा था, इसमें ट्रांसवर्स कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइन हो जाता है। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा क्या होता है ट्रांसवर्स। तो इंटेस्टाइन में कैसा कोरुगेशन होता है, ट्रांसवर्स होता है। कोरुगेशन का मतलब भी मैंने आपको बताया था, क्या हो जाते हैं, फोल्ड बन जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरुगेशन बोलते हैं। दूसरा हमने बात की थी इंटेस्टाइन के पार्ट को पूरा इफेक्ट करता है, लेकिन उसमें जो उसकी कॉमन साइड क्या होती है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, ये इसकी क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। पैराट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, इसकी मोस्ट कॉमन साइट बच्चों क्या होती है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम। इलियम का जो टर्मिनल लास्ट पार्ट होता है, उसको क्या करता है, मेनली ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद मिजेंट्रिक लिम्फ नोड की बात करते हैं। कैटल में क्या होते हैं, जो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड होती है, इंटेस्टाइन की जो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड होती है, वो कैसी हो जाती है, बोलो, एनलार्ज हो जाती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाती है, वो जूसी हो जाती है। ठीक है। लेकिन सिप और गोट की अगर बात करते हैं, तो उसमें जो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड है, कैसी हो जाती है बच्चों, नोटी हो जाती है। नोटी का मतलब क्या हो गया, शरारती नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, नोडूल, वो नोटी अलग होता है। ठीक है। इसमें नोटी का मतलब क्या होता है, बोलो, नोडूल होता है, क्या होता है, नोडूल। ठीक है, नोडूल बन जाते हैं छोटे छोटे। अब चलिए हम शिफ्ट हो जाते हैं इसके क्लिनिकल साइन की तरफ। ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल साइन की। जो डायरिया होता है, एक मैंने लाइन लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ा है, डायरिया विच इज नाइदर ऑफेंसिव नॉर ब्लड स्टेन्ड। जो इसमें डायरिया होता है, वो क्या होता है, ऑफेंसिव नहीं होता। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है, बैड स्मेल नहीं होता, बस दिमाग में रखना है। बस थोड़ी इंग्लिश में लेटर चेंज कर दे, वर्ड चेंज करने से कि ऐसा थोड़ा ना है कि डिजीज चेंज हो जाएगी। तो नाइदर ऑफेंसिव नोर ब्लड स्टेन, तो जो भी डायरिया होगा वो ना तो बैड स्मेलिंग होगी, ना उसमें किसी प्रकार का ब्लड पाया जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद जो सिप डायरिया है, इसका क्या है, कांस्टेंट सिम्टम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, डायरिया बाकी चीजों की वजह से भी हो सकता है, बाकी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और डिजीज में भी होता है। तो हम इसको एक पर्टिकुलर साइन नहीं मान सकते कि अगर डायरिया हो गया तो भाई पैराट्यूबरकुलोसिस ही होगा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट सिम्टम नहीं है। तो भाई देखो, मैंने आपको इसमें वीडियो में क्या किया कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने आपको बताया पहले, ताकि वो आपके दिमाग में पहले रहे। बाकी जो कॉमन साइन और सिम्टम होते हैं वो सबको पता ही होते हैं, वेट लॉस हो जाना, फीवर इंक्रीज हो जाना, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, ये डायरिया, वेट लॉस, ठीक, और बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज, ये इसके कॉमन साइंस है। ठीक है, साइन और सिम्टम्स है, ये आप लोगों को पता ही है। अगर नहीं पता तो फिर भी एक बार क्या करना, पढ़ लेना बुक से, क्योंकि कॉमन साइन सिम्टम तो सबको पता होते हैं, लोग जो मेन चीज होती है बच्चे वे भूल जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोसिस में जो सबसे पहले नाम आता है वही जोनिन टेस्ट आता है, इंट्राडर्मल जोनिन टेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 0.1 और 0.2 ml जोनिन टेस्ट को डर्मली क्या कर देंगे, हम इंजेक्ट कर देंगे नेक पे। ठीक है। उसके बाद अगर जो स्किन की थिकनेस है 5 mm से ज्यादा इसका साइज इंक्रीज हो गया, तो टेस्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसको हम कैसे भी इंजेक्ट कर सकते हैं, इंट्रावेनिसली भी इंजेक्ट कर सकते हैं। 2-4 ml जोनिन को हम क्या कर देंगे, इंट्रावेनिसली एनिमल में क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। अगर उसका बॉडी टेम्परेचर राइज कर गया तो टेस्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। और उसके बाद आता है रेक्टर पिंच बायोप्सी भी करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया था ICAR 2016 पीजी एग्जाम में आया था, तो इसको भूलना नहीं है भाई। ठीक है। तो रेक्टल पिंच बायोप्सी में क्या करते हैं, हम रेक्टम म्यूकोसा से क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। तो ये मेनली जो टेस्ट होता है किसके लिए होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ये आपका क्वेश्चन आया था ICAR एग्जाम 2016 पीजी में। और जो इसकी वैक्सीन होती है भाई, वो क्या होती है, साइगडर्सन वैक्सीन बोलते हैं इसको। ठीक है, इस वैक्सीन को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता नहीं है, ना इसकी कोई एंटीबायोटिक है। फिर भी हम डायरिया को रोकने के लिए कुछ एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, डायरिया क्या करे, रुक जाए। और बाकी कुछ कंट्रियों में ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनासिड, रिफेम्बिसिन का कॉम्बिनेशन काफी कंट्री में दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने बात की डिजीज पैराट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।